नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी अमेरिका और ईरान के बीच डील पर ट्रंप के बयान की, बिहार में सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण की, देखेंगे संसद में सरकार को घेरने का विपक्ष ने बनाया क्या प्लान, बंगाल चुनाव में कैसे बीजेपी की बढ़ रही है मुश्किल, जानेंगे बिजली पानी को लेकर क्यों शुरू हुआ दो राज्यों में विवाद, और बुलेटिन की आखिर में बात सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा कोलकाता एयरपोर्ट जाते समय केंद्रीय बलों ने रोकी गाड़ी, जांच करने की कोशिश। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक, तेलंगाना कोर्ट ने खेड़ा को दी थी अग्रिम जमानत, असम के सीएम हेमंता की पत्नी पर लगाए आरोप से जुड़ा है मामला। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने परिसीमन के विरोध में उठाया एक अहम कदम, जनता से की अपील, कहा कल राज्य के हर घर पर काले झंडे लगाए जाएं। पंजाब सरकार ने वापस ली राघव चड्ढा को दी गई Z+ सिक्योरिटी, अब गृह मंत्रालय ने चड्ढा को दी Z सिक्योरिटी। 2 अप्रैल को पार्टी ने चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटाया था। और शेयर बाजार में तेजी, 1263 अंकों की बढ़त के साथ 78,111 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 388 अंकों की बढ़त के साथ 24,231 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। ईरान और अमेरिका के बीच डील मानी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब जंग नहीं होगी, दूसरे दौर की वार्ता की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इस बातचीत में ट्रंप भी शामिल हो सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम एशिया में जारी जंग अब खत्म होने की कगार पर है। बीते काफी वक्त से जारी तनाव के बीच अमेरिका और ईरान में एक और दौर की बातचीत की तैयारी शुरू हो गई है। यानी जल्द ही इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो सकती है और इसका संकेत खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है। सीज फायर को लेकर उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों में पाकिस्तान में कुछ बड़ा हो सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए कहा कि फील्ड मार्शल बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। यानी ट्रंप के बयान से ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत जल्द शुरू हो सकती है। चर्चा तो यहाँ तक है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच सहमति बनती है तो इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद इस्लामाबाद जा सकते हैं और इस दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान भी वहां मौजूद रहेंगे। यानी अमेरिका और ईरान के राष्ट्रपति के बीच सीधी बात हो सकती है। हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि किसी भी तरह अमेरिका इस जंग से निकलना चाहता है, इसीलिए उसने अपना रुख नरम कर लिया है और अब उनके बयान भी इसी तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से बात करते हुए कहा कि जंग अब पुरानी बात हो गई है। वैसे अभी सब कुछ पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और हालात पर नजर रखी जा रही है। अब स्थिति नियंत्रण में है। ईरान अब समझौता करने के लिए काफी इच्छुक नजर आ रहा है। तो ट्रंप भले ही यह दावा कर रहे हैं कि जंग की जरूरत अब नहीं है, लेकिन एक बात यहां साफ होती दिख रही है कि इस जंग में अमेरिका बुरी तरह पिछड़ चुका है। जिस तरह से ट्रंप लगातार हॉर्मुज पर जहाजों को रोकने की धमकी दे रहे थे, अब वो उन्हीं पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। ईरान की घेराबंदी के चलते अब अमेरिका और चीन के बीच ठन गई है। दरअसल अमेरिकी नेवी ने हॉर्मुज की घेराबंदी की हुई है। किसी भी टैंकर को वो यहाँ से निकलने नहीं दे रहे हैं। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा, चीनी अपना तेल नहीं ले पाएंगे। वो तेल तो ले सकते हैं लेकिन ईरानी तेल नहीं ले सकते हैं। ऐसा होने जा रहा है क्योंकि अमेरिकी नेवी हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी तेल ले जा रहे चीनी टैंकरों को रोक देगी। अब इस मुद्दे पर चीन ने आक्रामक रुख अपनाया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका के हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने के फैसले की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि किसी भी देश की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए। हॉर्मुज पर ईरान का अधिकार है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन के अधिकार की रक्षा बहुत जरूरी है। दुनिया को जंगल के कानून की तरफ नहीं लौटने दिया जा सकता है। यानी अब पश्चिम एशिया में जारी जंग का केंद्र हॉर्मुज स्ट्रेट बन गया है। ऐसे में सबकी नजरें अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली दूसरे दौर की शांति वार्ता पर टिकी हुई है। क्या इस बार भी शांति वार्ता सफल हो पाएगी, इस पर सवाल है। अमेरिका और ईरान में डील हो सकती है और इसे ईरान की डील माना जा सकता है क्योंकि अमेरिका ईरान में रिजीम चेंज करने में फेल हो गया, लेकिन बिहार में जरूर सत्ता परिवर्तन हो गया है। पहली बार बिहार में बीजेपी का सीएम बना है, जबकि जेडीयू के पास पहली बार 2 डिप्टी सीएम पद आए हैं। देखिए रिपोर्ट। बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया है। सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। वो बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने सम्राट चौधरी को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई।
सम्राट चौधरी की सरकार में जेडीयू के 2 वरिष्ठ नेताओं विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को बतौर उप मुख्यमंत्री शामिल किया गया है और उन्हें भी शपथ दिलाई गई है। बिहार के लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जहां बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन, जेपी नड्डा, चिराग पासवान समेत बीजेपी जेडीयू के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। लेकिन नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार इस दौरान गायब रहे, जिससे चर्चाओं का बाजार गर्मा गया। आप जानते हैं कि सम्राट चौधरी को सीएम बनाए जाने की खबर पर ही जेडीयू और बीजेपी के बीच टकराव देखने को मिल रहा था। ऐसे में सम्राट की शपथ ग्रहण समारोह से निशांत के गायब रहने से बीजेपी और जेडीयू के बीच की टकराव की अटकलों को और बल दे दिया है। ऐसे में सम्राट की शपथ ग्रहण समारोह से निशांत के गायब रहने से बीजेपी और जेडीयू के बीच टकराव की अटकलों को और बल मिल रहा है। सम्राट के सीएम बनने पर एनडीए दल के नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में लंबे अरसे तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहने वाले नीतीश कुमार ने भी उन्हें बधाई दी और एक्स पर पोस्ट किया कि बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने पर सम्राट चौधरी जी को हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में बिहार और तेजी से विकसित होगा। एक तरफ जहां बधाइयों का सिलसिला जारी है, तो वहीं विपक्ष के हमले अब भी जारी हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए कहा है कि सिलेक्टेड मुख्यमंत्री बनने पर बधाई। जैसा आप जानते हैं कि नीतीश के इस्तीफे को लेकर विपक्ष पहले ही बीजेपी को घेर रहा था और आरोप लगा रहा था कि बीजेपी ने नीतीश के साथ धोखा किया है। वहीं अब सम्राट चौधरी के सीएम बनते ही विपक्ष ने बीजेपी पर हमले और तेज कर दिए हैं। 21 साल बाद अब बिहार में जेडीयू का सीएम नहीं है। बीजेपी के सम्राट चौधरी अब सीएम बन गए हैं। ऐसे में सभी की निगाहें सम्राट के कार्यकाल पर होगी, लेकिन उससे पहले निगाहें दिल्ली पर भी टिकी हुई हैं, जहां 16 अप्रैल से संसद में परिसीमन का मुद्दा आने वाला है। इसे लेकर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, तो क्या कुछ हुआ इस बैठक में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 16 से 18 अप्रैल को आयोजित होने वाले संसद के विशेष सत्र से पहले देश की सियासी तपिश चरम पर पहुंच गई है। महिला आरक्षण और परिसीमन के मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए इंडिया गठबंधन ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई विपक्षी पार्टियों की अहम बैठक में मोदी सरकार के खिलाफ एक साझा और आक्रामक रणनीति पर मुहर लगाई गई। खड़गे के आवास पर जुटे विपक्षी नेताओं में राहुल गांधी समेत आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, आरजेडी से तेजस्वी यादव, डीएमके से टीआर बालू, एनसीपी एसपी से सुप्रिया सुले और टीएमसी से सागरिका घोष जैसे दिग्गजों ने शिरकत की। बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बात कर सरकार की नीयत पर हमला बोला। हम सभी महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में हैं। हालांकि जिस तरीके से इसे लाया गया है वो संदेहास्पद है और हमें इस पर गंभीर आपत्तियां हैं। यह पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। मोदी सरकार विपक्षी दलों को निशाना बनाने और उन्हें दबाने के लिए इस तरह का कदम उठा रही है। हमने हमेशा महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन किया है और हमारा जोर इस बात पर रहा है कि इसे पहले पारित किए गए संशोधन के आधार पर ही लागू किया जाना चाहिए। परिसीमन के मुद्दे पर सरकार कुछ चालें चलती हुई दिखाई दे रही हैं, इसलिए सभी विपक्षी दल एकजुट होकर संसद में इसके खिलाफ स्टैंड लेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि हम महिला आरक्षण विधेयक के खिलाफ नहीं हैं। इंडिया गठबंधन की इस घेराबंदी से साफ है कि 3 दिवसीय विशेष सत्र में सरकार की राह आसान नहीं होगी। विपक्ष की मांग है कि बिना प्रक्रिया में सुधार और पिछड़ों की भागीदारी सुनिश्चित किए सरकार की किसी भी एक तरफा कोशिश को मंजूर नहीं किया जाएगा। संसद के विशेष सत्र में इस मुद्दे पर भारी हंगामे के आसार हैं। परिसीमन को लेकर बवाल मचा हुआ है। वहीं पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को लेकर हंगामा थमता नहीं दिख रहा है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर इसे लेकर केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर तीखे सवाल उठाए हैं। तो क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी ने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में जल्दी चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर राज्य में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। चुनावी रैलियों में टीएमसी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। तो वहीं आज सीएम ममता बनर्जी ने बंगाली नववर्ष के खास मौके पर राज्य के लोगों से बड़ी अपील की है। उन्होंने लोगों से केंद्र सरकार की मनमानी का विरोध करने और बंगाल की आपसी भाईचारे की परंपरा को बनाए रखने को कहा। सीएम ममता ने एक्स पर पोस्ट किया, हमारा बंगाल कला और संस्कृति का केंद्र होने के साथ साथ सभी धर्मों के बीच सद्भाव की धरती भी है। कुछ बुरी ताकतें बंगाल को नष्ट करने के लिए खड़ी हो गई हैं। दिल्ली में बैठे शासक लोगों के अधिकार छीन रहे हैं, जिन्हें सबक सिखाना जरूरी है। अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए जोड़ा फूल के निशान पर वोट दें। तृणमूल कांग्रेस के सभी उम्मीदवार भारी अंतर से जीत हासिल करेंगे। एक तरफ सीएम ममता के हमलों के बाद बीजेपी की मुश्किल बढ़ गई है, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बंगाल दौरे के दौरान एक बड़ा दावा किया। एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, अगर भाजपा बंगाल में सत्ता में आती है तो दार्जिलिंग से गोरखा मुद्दे को प्राथमिकता से हल किया जाएगा। गोरखा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दर्ज सभी पुराने केस वापस ले लिए जाएंगे।
यानी एक तरफ टीएमसी बीजेपी की पोल खोल रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है। राज्य में 23 और 29 अप्रैल को चुनाव होने हैं, जिसके नतीजे 4 मई को घोषित होंगे। अब इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बंगाल में वोटर लिस्ट का विवाद शांत होता नहीं दिख रहा है। वहीं एक और विवाद सामने आया है और ये विवाद है जम्मू कश्मीर का पंजाब के साथ। पानी और बिजली बंटवारे को लेकर दोनों ही राज्य आमने सामने आ गए हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच पानी और बिजली को लेकर जंग एक बार फिर तेज हो गई है। मुद्दा है रणजीत सागर बांध और शाहपुर कंडी परियोजना। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अब अपने राज्य के हक के लिए मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो जल्दी ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिलकर 1979 के समझौते को लागू करने की मांग करेंगे, जिससे पंजाब की भगवंत मान सरकार घिरी हुई दिखाई दे रही है। दरअसल तकरार की शुरुआत तब हुई जब पंजाब ने जम्मू कश्मीर को 973 करोड़ 44 लाख रुपए का बिल थमा दिया। पंजाब का दावा है कि ये इन परियोजनाओं के निर्माण में जम्मू कश्मीर का बकाया हिस्सा है। वहीं उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जम्मू कश्मीर को उसका जायज हक नहीं मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के 20% के हिस्से और पुनर्वास से जुड़ी प्रतिबद्धताओं की अनदेखी नहीं की जा सकती। जम्मू कश्मीर पंजाब के साथ रणजीत सागर बांध से जुड़े अपने दावों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाएगा। उन्होंने साफ किया कि वो टॉपिक पर भगवंत मान से सीधे बात करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि दोनों के बीच 1979 में समझौता हुआ था, जिसमें जम्मू कश्मीर को इन प्रोजेक्ट से पैदा होने वाली कुल बिजली का 20% हिस्सा सस्ती दर पर मिले। बांध से प्रभावित हुए जम्मू कश्मीर के 800 से ज्यादा परिवारों को नौकरी देने का प्रावधान। प्रभावितों के मुआवजे के लिए 85 करोड़ 48 लाख रुपए तय हुए थे, जिसमें से पंजाब ने अभी भी 14 करोड़ 32 लाख रुपए नहीं दिए हैं। वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला इसे हक की अनदेखी बता रहे हैं, तो पंजाब अपने वित्तीय हितों की बात कर रहा है। वहीं अब ये देखना होगा कि ये पुराना समझौता सुलझेगा या दोनों के बीच तकरार और बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच टकराव दिख रहा है। वहीं टकराव सेना के सबसे बड़े पद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस को लेकर भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। सवाल ये उठ रहे हैं कि हमेशा आर्मी का ही सीडीएस क्यों बनेगा, नेवी और एयरफोर्स के हिस्से ये पद क्यों नहीं जा सकता। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। देश का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन होगा, इसको लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। कई नाम चर्चा में हैं और कुछ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, हाल ही में रिटायर हुए अधिकारी और यहां तक कि एयर वाइस मार्शल भी इस दौड़ में बताए जा रहे हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी एक बड़ा सवाल सामने है कि सीडीएस हमेशा आर्मी से ही क्यों चुना जाता है। क्या नेवी या एयरफोर्स के अधिकारियों को मौका नहीं मिलना चाहिए? इन सवालों के बीच कुछ लोग मौजूदा नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी के नाम पर भी दांव लगा रहे हैं, जो कि अगले महीने के अंत में रिटायर होने वाले हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि मौजूदा सीडीएस अनिल चौहान का कार्यकाल भी तभी पूरा हो रहा है। सरकार ने पिछले साल सितंबर में सीडीएस के कार्यकाल को बढ़ाकर 30 मई 2026 तक का कर दिया था। ऐसे में 1+1 जोड़कर अटकलें अब और तेज हो गई हैं। आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी का कार्यकाल भी जून के अंत तक का है, इसलिए नए सीडीएस के लिए उनके नाम की अटकलें भी लग रही हैं। जैसा आप जानते हैं कि सीडीएस एक ऐसा पद है जो सेना की तीनों शाखाओं यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच तालमेल स्थापित करता है। लेकिन इसके साथ ही सीडीएस डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का सचिव भी होता है, जिससे उसकी भूमिका नीतिगत फैसलों तक भी पहुंचती है। यानी ये पद पूरी तरह सैन्य भी नहीं और पूरी तरह राजनीतिक भी नहीं माना जा सकता, जिसे लेकर अब चर्चाएं तेज हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात सबरीमाला मंदिर के विवाद की। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है। इसी कड़ी में 15 अप्रैल को भी अदालत में सुनवाई हुई, जहां केंद्र सरकार ने अपनी दलीलें रखी, तो वहीं अदालत की तरफ से भी अहम टिप्पणी की गई, जिससे इस मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। तो क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान और क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है। इसी कड़ी में 15 अप्रैल को भी सुनवाई हुई, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक नैतिकता के बीच सीधा टकराव देखने को मिला। मंदिर का मैनेजमेंट देखने वाले त्रावणकोर देवसोम बोर्ड यानी टीडीबी की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलीलें रखी। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा, किसी धर्म की प्रथा सही है या नहीं, ये तय होगा उसी समुदाय की आस्था के आधार पर। जज खुद ये तय नहीं करेगा कि धर्म के लिए क्या सही है क्या गलत। उन्होंने दलील दी कि धर्म सामूहिक आस्था से जुड़ा होता है। ऐसे में कुछ व्यक्तियों की एंट्री के लिए अधिकार पूरे समुदाय की सदियों पुरानी धार्मिक परंपराओं पर हावी नहीं होने देने चाहिए। अदालत को ये तय करने से बचना चाहिए कि किसी धर्म के लिए क्या सही है और क्या गलत। वहीं सुनवाई के दौरान 9 जजों की बेंच की तरफ से कई अहम टिप्पणी की गई। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कहा, जब संविधान के अनुच्छेद 25(2) के तहत किसी कानून की परख होती है, तो अदालत को ये तय करना ही पड़ेगा कि कौन सी धार्मिक प्रथा अनिवार्य है। इस पर वरिष्ठ वकील सिंघवी ने इसे एक जटिल मुद्दा बताया और कहा कि अनिवार्य प्रथा की न्यायिक जांच इस तरह के मामलों में शामिल नहीं होनी चाहिए। वहीं जस्टिस सुंदरेश ने पूछा, सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के साथ सामाजिक कल्याण शब्द क्यों जोड़ा गया है, जिस पर सिंघवी ने कहा कि कुछ धार्मिक प्रथाएं आधुनिक मानकों पर सही नहीं ठहरती।
जैसा आप जानते हैं कि विवाद 1991 में शुरू हुआ था, जब केरल हाई कोर्ट ने 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाई थी। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए हटा दिया, जिसके चलते भारी विरोध हुआ और पुनर्विचार याचिकाएं दायर हुई, जिस पर अब लगातार सुनवाई चल रही है और अंतिम फैसला कब आएगा इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।